आधुनिक और मेरे सभी कनिष्ठ अभियंता प्रशिक्षु साथियों, आप सभी को मेरा सादर स्वागत। नमस्कार, मैं राहुल कुमार साहू आप सभी के समक्ष आज विद्युत उत्पादन से विद्युत वितरण तक की समस्त प्रक्रिया के बारे में जानकारी साझा करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत जो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है, विद्युत उत्पन्न होती कैसे है, उसे ट्रांसमिशन के माध्यम से कैसे उपभोक्ताओं तक वितरित किया जाता है, इन सब पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो कि विभिन्न तरीकों से जनरेट की जा सकती है, जैसे थर्मल, लाइक कोल, विंड, सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, न्यूक्लियर, हाइड्रो और एक्सेट्रा। किसी भी थर्मल पावर प्लांट में अर्थात कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में हम पावर जनरेशन को समझेंगे। किसी भी कोई भी थर्मल पावर प्लांट में मूलतः 3 चीज़ों की जरूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। पहला वाटर, दूसरा हवा और तीसरा ईंधन। इसके बिना, इसकी प्रचुरता के बिना, एक्सेसिटी के बिना पावर जनरेशन संभव नहीं है। अब हम फ्लो चार्ट से समझेंगे कि आखिर कैसे पावर जनरेट होती है। किसी भी थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम वाटर से स्टीम बनाते हैं। स्टीम के लिए हमें हीट चाहिए। हीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है कोल बंद करने से, और कोल हमें मिलता है माइन से। तो माइन से हमारा जैसे कोल आते हैं वो रेल ट्रांसपोर्टेशन और एनी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो आता है सबसे पहले कोल हैंडलिंग प्लांट में। हम जनरली किसी भी थर्मल पावर प्लांट में वो हम उसकी कोई सीढ़ी होती है, तो हम जनरली सर्किट में कोल का यूज़ करते हैं। तो हमारे एरिया में जनरली अवेलेबल होता है, जिसकी सीढ़ी होती है 2500 टू 2300 किलो कैलोरी पर केजी। उसके बाद ये क्रशर में आता है। क्रशर में से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। देन बंकर में फीड किया जाता है। बंकर ये कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोर होता है जहाँ से जब रॉ कोल फीडर के थ्रू ये बाउल में घिसा जाता है। इसे जनरली फाइन पार्टिकल्स में घिसा जाता है, जिसकी साइज होती है 80 माइक्रोमीटर। देन थ्रू प्राइमरी अर्थिंग हम कोल से सारा मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेते हैं और ये बॉयलर में फीड किया जाता है। बॉयलर जो होता है चारों ओर से वाटर प्रूफ से घिरा होता है। जब कोल की बर्निंग होती है वाटर बॉयलर में, तो हीट प्रोडक्शन होता है। हीट थ्रू रेडिएशन और कन्वेक्शन वाटर को ट्रांसफर होता है और स्टीम प्रोडक्शन होता है। जो स्टीम प्रोड्यूस होती है वो वेट होती है। देन हम क्या करते हैं कि उसे बॉयलर में डिफरेंट प्रोसेस से गुजारते हैं थ्रू सुपर हीटर्स एंड स्टीम को ड्राई करते हैं, अर्थात सुपर हीटेड स्टीम हम बनाते हैं। एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में उसे टरबाइन में फीड किया जाता है। 250 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट में जो प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो 527 डिग्री सेल्सियस और 148 80% स्क्वायर होता है। देन से टरबाइन में फीड किया जाता है। टरबाइन जनरेटर से कपल्ड होता है और बाय पैरेलल और इलेक्ट्रिक इंडक्शन हमारा वोल्टेज जनरेशन होता है। इसकी जो पावर जनरेट होती है वो डिफरेंट जनरेशन टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड करती है। हमारा डिज़ाइन कैसा है, बॉयलर का हम किस डिज़ाइन का जनरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो टिपिकल 500 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट में 22 केवी के जनरेशन होता है, 60 केवी और 24 केवी जनरेशन होता है, और 300 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट में 27 केवी जनरेशन होता है। दैन से जनरेटर ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप अप किया जाता है। स्टेप अप के बाद इसे ट्रांसमिशन किया जाता है, जिसके बारे में कुछ आगे समझाएंगे। Yes, जनरेटर से कनेक्ट हो जाएगा पहले से। तो आपको हम दिन का करते हैं कि जैसे सर ने बताया मैं जैसे ट्रांसफार्मर मशीन लगाने के बाद वो स्टेप अप होता है डिफरेंट होटल लेवल में। तो एक मतलब लगाने के लिए हम उसको स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप करने के लिए ट्रांसमिशन करने के लिए दो टाइप का ट्रांसमिशन सिस्टम है, डीसी ट्रांसमिशन या एसी। डीसी में हम 400 में सुपर को ट्रांसमिशन करना हो तो हम डीसी में ला सकते हैं। इसमें लॉसेस कम होता है, पावर को नीचे कंट्रोल कर सकते हैं बाई यूजिंग इन्वर्टर एंड कन्वर्टर।
एक आता है एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसमें कि डिफरेंट ट्रांसपोर्टर लेवल है, 765, 400, 221, 32, 66, 32। उसको एक दिन दूसरे से 3 दिन तक चलाने के लिए डिफरेंट टाइप के टावर का यूज़ करते हैं। लाइट में ए टावर, बी टावर, सी टावर, डी टावर, इस टाइप के टावर, मल्टी सर्किट, सिंगल सर्किट, डबल सर्किट इसको ट्रांसमिशन करने के लिए अपनी बेनिफिट है कि इसमें लॉसेस कम होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल बढ़ाने से पावर ट्रांसफर कैपेसिटी बढ़ जाती है इसमें। तो उसके बाद जैसे दूसरे यूनिट में एक दूसरे यूनिट तक ट्रांसमिशन करने के बाद सब स्टेशन में जब आते हैं तो डिफरेंट कैपेसिटी की जरूरत पड़ता है, तो उसके बाद दूसरे सब स्टेशन में कंसर्न होना पड़ता है। हम पंचर मंगाते हैं और अपने सब स्टेशन में जो मेन इक्विपमेंट इंस्टॉल रहते हैं उसके बारे में एक ब्रीफ देना चाहूँगी। तो सब स्टेशन में जो इक्विपमेंट लगे रहते हैं हमारे जैसे लाइटिंग कनेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, गेट है, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर रहते हैं, सीटी हमारे सीटी और पीटी रिएक्टर और कैपेसिटर बैंक लगे होते हैं। तो किसी भी सब स्टेशन में सबसे पहले जो एंटर करता है ट्रांसमिशन लाइन, तो सबसे पहले वहाँ होता है पहले जिसको लाइटिंग रजिस्टर प्लस एस रजिस्टर भी कहते हैं। इसका मेनली काम रहता है जो हमारे हाई लाइटिंग स्ट्रोक रहते हैं उनको डाइवर्ट करके ट्रैवल कर देता है। और साथ ही साथ ये लाइटिंग सर्च के साथ स्विचिंग सर्च को भी इससे भी अपने इक्विपमेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, जिसके लिए हमारे जो मेन ट्रांसफार्मर रहता है उसके दोनों साइड भी अलग लगाया जाता है। उसके बाद हमारे कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, उसमें नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगे रहते हैं। इसका मेन फंक्शन मीटरिंग और जो हमारे PLCC जो पावर एंड कम्युनिकेशंस के लिए जो कैरियर कम्युनिकेशंस के लिए सिग्नल कंट्रोल रूम में फीड करता है। देन हमारे वेव ट्रैक जो हमारे हाई फ्रिक्वेंसीज रहते हैं, जनरली 40 किलोहर्ट्ज़ से 50 किलोहर्ट्ज़ तक के जो फ्रिक्वेंसी चलते हैं उसको वो ब्लॉक करता है और आगे बाकी जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। देन हमारे आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर हमारा ऑफ लोड डिवाइस रहता है और जो कि पर्टिकुलर पाथ को आइसोलेट करता है ड्यूरिंग मेंटेनेंस के लिए। देन सर्किट ब्रेकर हमारा ऑन ऑफ डिवाइस है, ये भी मेन जो किसी फॉल्टी सेक्शन को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन हमारा करंट ट्रांसफार्मर जो हमारे जो हाई करंट रहते हैं उनको स्टेप डाउन करके मीटरिंग और प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। देन इसमें आते हैं हमारे कैपेसिटर बैंक लगे रहता है, जिसमें नंबर्स ऑफ कैपेसिटर कनेक्ट रहता है, जिसका मेन फंक्शन रहता है हमारे जो वोल्टेज को स्टेबल करने का और पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए। देन आगे जो सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस है वो लक्ष्मी मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम लक्ष्मी हुसैनी है और सब स्टेशन में और लाइन्स में काम करते वक्त हमें किन किन सेफ्टी एंड प्रिकॉशन को ध्यान में रखना चाहिए ये आप सभी जानते हैं, पर फिर भी मैं एक बार ब्रीफ दे दूँगी। मैं काफ़ी नर्वस हूँ, तो अगर मैं कुछ गलती काइंडली करूँगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि 50 to 150 एम्पियर मिली एम्पियर के रेंज के करंट ही सफिशिएंट होते हैं ह्यूमन बॉडी मतलब ह्यूमन बीइंग की डेथ के लिए। और हम लोग काम कर रहे हैं किलो एम्पियर्स एंड मैनी 1000 एम्पियर की करंट की रेंज में, तो सबसे बड़ी तो हमें सेफ रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर सब स्टेशन में कोई इक्विपमेंट डैमेज हो रहा है तो उसका हम लोग रिकवरी कर सकते हैं विद टाइम। मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की जान चली जाती है तो उन्हें हम कितना ही कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करते उनकी लाइफ हम वापस नहीं ला सकते। इसीलिए हमें केयरफुल रहने की बहुत ज़रूरत है। तो जैसे हमें बेसिक सेफ्टी डिवाइसेज जैसे कि हो गए शूज, ग्लव्स, हेलमेट, जब भी हम सब स्टेशन विजिट करते हैं तो ये हमें हमेशा कैरी करने चाहिए। और
कैसे आपको? इसने तो यहाँ पे खड़ा है आपको। और कंडक्टर्स, लाइव कंडक्टर्स को कभी भी बेयरली टच नहीं करना चाहिए, सॉन्ग भी लग सकते हैं। और ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सब स्टेशन में कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन एंटर ना करे। और कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, फैटल एक्सीडेंट, तो अगर हमारे सुपरविजन के अंदर हो रहा है तो हमें बहुत झमेले करने पड़ेंगे। ये तो जनरल सेफ्टी वर्क है। और वाइल मेंटेनेंस वर्क हमें विदाउट वर्क परमिट कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू ही करना चाहिए। वर्क परमिट में या फिर शट डाउन नोट्स वगैरह लेके जो हमारा रिमोट सब स्टेशन है, जिनको अगर हमारे सब स्टेशन में कोई मिस्टेक होगा तो उन्हें भी डैमेज हो सकता है। ये सब दोनों एंड से कंफर्म करने के बाद ही हमें मेंटेनेंस पर आगे प्रोसीड करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम ब्रेकर ओपन करते हैं, तो अगर वो सिस्टम हमारा सब स्टेशन स्काडा ऑपरेटेड है, तो अगर स्काडा से ब्रेकर ऑफ करिए तो किसी भी मतलब एक्सपीरियंस पर्सन जो है सब स्टेशन में स्विच यार्ड में भी फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होने चाहिए और कुछ लोग स्काडा कंट्रोल होंगे। तो अगर हम वहाँ स्काडा में किसी ब्रेकर को बंद कर रहे हैं तो सब स्टेशन में जो भी वहाँ प्रेजेंट है तो उनको ये इंश्योर करना है कि हम जिस ब्रेकर को बंद किए हैं वही हुआ है तो ऑफ हुआ है, ये हो गया। और उसके बाद आइसोलेटर ओपन करते हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, सर्किट 1 सर्किट 2 ऐसे हमारे पास बहुत सारे बेस होते हैं। तो हमें ये इंश्योर करना है कि प्रॉपर उसी वे का ब्रेकर ओपन हुआ है। उसके बाद आइसोलेटर ओपन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो जिस ब्रेकर का आइसोलेटर है वही ओपन हो, दूसरा ना हो। सर बताया थी कि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अब इसके बाद आता है अर्थ रॉड। अगर हमारे पास अर्थ स्विचेस नहीं है तो हम अर्थ रॉड लगाते हैं। अर्थ रॉड लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि जब हम लगा रहे हैं तो लाइन पे पहले नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसके थ्रू हमारे बॉडी से जो भी वहाँ पे रेसिडुअल चार्जेस है वो हमारे बॉडी के थ्रू होंगे, तो हमें खतरा है वहाँ भी। तो पहले हमें अर्थ पे लगाना है, उसके बाद ही ऊपर लाइन से जो भी टच हो रहा है वहाँ पे कॉन्टेक्ट करना है। उसके बाद मेंटेनेंस वर्क स्टार्ट करना है, तो केयरफुली एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे मैन और इक्विपमेंट जितने भी हैं सब लाइन से दूर हो चुके हैं। उसके बाद जो प्रोसेस होता है स्टैंडर्ड प्रोसेस, कोड्स वगैरह लेने के बाद SMDC से लाइन चार्ज कर दें। और जब हम ब्रेकर आइसोलेटर्स क्लोज कर रहे हैं उस टाइम ये जो यार्ड में फिजिकली प्रेजेंट हो उनको इंश्योर करना है कि हमारे कॉन्टेक्ट्स अच्छे से फिट हुए हैं, अदरवाइज आर्किंग हो सकती है। इसके अलावा और भी है, लेकिन आगे मैम बताएंगे। हम इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प के लिए उनको टाइम टू टाइम कैसे मेंटेनेंस करना है, कब करना है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इसके आगे फिनिश करना है। थैंक यू एवरीवन। एक सेंटीमीटर एयर ब्रेक करने के लिए कितना होता है? तो इंडक्शन जोन में आप जब जाते हो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, बहुत हाई टेंशन लाइन इसका आइडेंटिटी में एक सेंटीमीटर एयर कॉलम ब्रेक। मेरा नाम मुनीश्वरी है। हमारे इस सबस्टेशन में जो इक्विपमेंट लगे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है, जिसका मेंटेनेंस करना टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोग मेंटेनेंस है वो 6 महीने में एक बार करते हैं। प्री और पोस्ट मार्केट मेंटेनेंस बोलते हैं उसको। तो इसके लिए सबसे पहले टैंक डाटा टेस्ट हो जाता है, जो CT का करते हैं, CVT का करते हैं, RA का करते हैं और ट्रांसफार्मर की फिशिंग का करते हैं। टैंक डाटा टेस्ट ना इंसुलेशन लेवल को बताता है, जितना अच्छे इंसुलेशन लेवल रहेगा उसका लाइफ उतना ही ज़्यादा लंबा चलेगा। और ये टैंक डाटा मतलब कभी कभी एजिंग इफेक्ट के कारण आता है और मॉइस्चर चले जाता है, जिसके कारण डेड लाइफ की वैल्यू बढ़ती जाती है। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है 0.7% होनी चाहिए टैंक डाटा की, और मिनिमम 0.3 लेके चलते हैं। पर अभी ऐसा हो गया है कि 0.4 या 0.5
लीक आ रहा है तो फिर उसको प्रॉपर केयर की ज़रूरत है। इसके बाद आता है IR, इंसुलेशन रेजिस्टेंस है। तो हमारे सबस्टेशन में जो इंसुलेटर लगे रहते हैं उसका भी प्रॉपर मेंटेन करना ज़रूरी है। तो हम उससे चेक करते हैं कि कहीं क्रैक तो नहीं हुआ है, शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो इसके लिए चेक करते हैं, उसके मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों के बीच में चेक करते हैं सर। उसका मैक्सिमम 13 या फिर 14 में होना चाहिए। इससे कभी कभी कम ही आ जाता है सर, उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आ जाता है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेस्टिंग, जो सर्किट ब्रेकर का करते हैं और आइसोलेटर का करते हैं। सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट में प्रॉपर क्लोज हुए हैं कि नहीं, उसको ये उससे हम लोग चेक करते हैं। कभी कभी क्या होता है, एजिंग मतलब बहुत पुराने हो जाए रहते हैं ना, तो आप बार बार प्री क्लोजिंग होने के कारण उनके कॉइल कभी कभी ब्रेक हो गए रहते हैं। तो वो अच्छे से कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेस्टिंग से पता चलता है कि वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है तभी। और आइसोलेटर का भी करते हैं कि आइसोलेटर का मेन और फीमेल कॉन्टैक्ट प्रॉपर कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो उसको फिर से ट्राई करेंगे। अगर बिल्कुल भी मतलब नहीं हो पा रहा है तो उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। CRM का वैल्यू मेगा में होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट, जो हम लोग ट्रांसफार्मर का करते हैं। ये ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के जो इंसुलेशन लगे रहते हैं, कभी कभी वो स्पार्किंग के कारण या फिर हाई वोल्टेज के कारण दोनों की इंसुलेशन चल जाते हैं, कुछ हो जाता है, जिसके कारण जो आसपास के एरिया को भी डैमेज कर देते हैं, जिसके कारण HV और MP दोनों शॉर्ट हो जाते हैं और ट्रांसफार्मर फॉल्ट का कारण बनते हैं। इसको चेक करने के लिए हम लोग वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। इसका वैल्यू 0.2 ऐसा, मतलब अलग अलग फैक्ट्री का अलग अलग वैल्यू रहता है। और सर्किट ब्रेकर का हम लोग टाइमिंग टेस्ट करते हैं। सर्किट ब्रेकर का टाइमिंग टेस्ट इसलिए करते हैं कि कभी कभी ऐसा रहता है कि लॉकआउट कंडीशन में हमारा फॉल्ट तो कभी कभी आता है, हमेशा तो नहीं आते रहता कि हमें पता नहीं चल पाता है कि वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। अगर फॉल्ट आ रहा है, वो ट्रिप नहीं हो रहा है, तो फिर वो हमारे सबस्टेशन को पूरा डैमेज कर देगा ना। तो हम प्रॉपर 6 महीने में टेस्टिंग करते हैं कि वो प्रॉपर ट्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसका ट्रिपिंग टाइम है 20 मिलीसेकंड होना चाहिए और क्लोजिंग टाइम है 80 to 100 मिलीसेकंड होना चाहिए। और उसका मिसमैच टाइम भी करता है, जैसे R/B है तो तीनों एक साथ ट्रिप हो रहे हैं कि नहीं। अगर 1 सेकंड से ज़्यादा है तो मेंटेनेंस की ज़रूरत है, उसको कहीं से मतलब बाहर से मैकेनिज्म उसको बुला के उसको ठीक करवाते हैं। उसके बाद हमारे फीडर हो गया, लाइन हो गया, ट्रांसफार्मर को मेंटेनेंस करवाने के लिए मतलब उसके प्रोटेक्शन के लिए हमारे स्टफ और रिले लगे रहते हैं। तो उसके बारे में शकुंतला मैम आ नहीं कौन वो वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग रेजिस्टेंस गुड आफ्टरनून हेलो, मेरा नाम शकुंतला टेकरा है। और जैसे मैम ने बताया कि सबस्टेशन में बहुत से कॉस्टली इक्विपमेंट लगे रहते हैं और आप सभी भी जानते हैं कि बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट लगे रहते हैं। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग रिले यूज़ करते हैं, जो कि रिले जो है फॉल्ट करेंट या कोई भी फॉल्ट आता है उसको डिटेक्ट करके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कमांड देता है। और वो मतलब फॉल्टी पार्ट को जो है आइसोलेट कर देता है। तो मैं आपको लाइन प्रोटेक्शन और भी ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए यूज होने वाली रिले, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंशियल रिले यूज होता है, वर्कआउट के लिए यूज होता है, और PRP प्रोटेक्शन यूज होता है, एंड ओवर करेंट एंड अर्थ फॉल के लिए यूज होता है, मतलब रेस्ट्रिक्शन और अर्थ के लिए। लाइन प्रोटेक्शन में हम लोग DPR रिले यूज करते हैं, ओवर करंट के लिए। तो मैं आपको DPR रिले के बारे में थोड़ा सा डीप बताना चाहूँगी। तो इसमें DPR रिले जो है 4 जोन में डिवाइड होता है, जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। तो जोन 1 जो होता है वो 80% ऑफ प्रोटेक्टेड लाइन का होता है, और इसका जो फॉल क्लियरेंस टाइम होता है वो 0 मिलीसेकंड का रहता है। और जोन 2 जो होता है वो आपका 100% ऑफ प्रोटेक्टेड लाइन प्लस 50% ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस इस वाले जोन 1 से
जो शॉर्ट डिस्टेंस जैसे शॉर्टेस्ट लाइन ज्वेलरी जो होता है वो 100% ऑफ प्रोटेक्टेड लाइन प्लस 100% ऑफ लॉन्गेस्ट एडजस्टेड लॉन्गेस्ट लाइन होता है। उसका क्लियरेंस टाइम होता है 600 मिलीसेकेंड। जोन कोड जो होता है वो 10% ऑफ प्रोटेक्टेड लाइन मतलब प्रोटेक्टेड लाइन के इनवर्स डायरेक्शन में। इसके बाद फिर मिस रीना मैम बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। यहाँ पे कोई डिले है? डिले नहीं लगी? डायरेक्शनल डिले कहाँ पे लगी? जैसे हम जानते हैं कि पावर हमारा जनरेट होता है, ट्रांसमिट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होकर वो फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो कंज्यूमर के पास पहुंचते कंज्यूमर के मीटर तक हमारी लाइन रहती है। कंज्यूमर जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बिलिंग होती है और वो बिलिंग ही हमारे रिवेन्यू का सोर्स है। जैसे हमारे पास अलग अलग टाइप के कंज्यूमर होते हैं वैसे उनके लोड भी वेरी करते हैं। तो मोस्टली हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एचपी कंज्यूमर जिनका लोड जो है 112 की वोल्ट से ज़्यादा रहता है और हमारे एलपी कंज्यूमर दो टाइप हो जाते हैं। 5 की वोल्ट तक हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं और 5 की वोल्ट से ज़्यादा 112 की वोल्ट से कम में हम 3 फेज सप्लाई देते हैं। वैसे हमारे एलपी कंज्यूमर अलग अलग टाइप के रहते हैं, उनके रेंजेस डिवाइड है। LP1 कंज्यूमर हमारे डोमेस्टिक आ जाते हैं, LP2 कमर्शियल, LP3 एग्रीकल्चर जिसमें मोस्टली ट्यूबवेल्स कनेक्शन रहते हैं, LP4 में एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज जिसमें मोस्टली पोल्ट्री फार्म फिशरीज वगैरह आते हैं, LP5 IT कनेक्शन, LP6 में गवर्नमेंट कनेक्शन रहते हैं लाइक स्ट्रीट लाइट, वाटर वर्क्स, ग्राम पंचायत के कनेक्शन वगैरह, LP7 IT इंडस्ट्रीज और LP8 में हमारे टेम्परेरी कनेक्शन आते हैं। ऐसे ही एचपी कंज्यूमर्स में भी माइंस के कनेक्शन आते हैं, किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी, स्टेट और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज। जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में मेन काम हमारा इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर और उसके साथ साथ ही कोई भी थेफ्ट ऑपरेशंस एंड एक्सीडेंट केसेस। तो हमारे केस में डिस्ट्रीब्यूशन में मेन एक्सीडेंट होते हैं, एक तो स्टे इंस्टेटर जो ब्रेक हो जाता है उसमें एक्सीडेंट होता है, वो कभी ब्रेक होता है उससे करंट पास होता है, वो ही ह्यूमन लॉसेस एनिमल लॉसेस दोनों होते हैं और यही सबसे मेन होता है कि फ्रंट में सेट करने का। इसके अलावा कोई मीटर बाईपास करता है, डायरेक्टली हिटिंग हो जाती है और मोस्टली गाँव में अपन देखते हैं कि ट्रक ट्रैक्टर ये सब पोल को टक्कर मिल जाती है तो उससे टाइम हमारी कंडक्टर ब्रेक हो जाती है। और इसके साथ साथ ऐसा फील्ड वर्कर को ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारा लाइन कहाँ पे कैसे पास हो रहा है। कई बार होते हैं कि एक ही जगह पे हमारे एंटी लाइन और 11 में पास होता है तो वो उसके हिसाब से अपने को पढ़ने लेना रहता है और वो अगर अपने को नॉलेज नहीं होती है तो उसमें हमारे कुछ और आगे इन्फॉर्मेशन निकालने चाहिए। मैं तमेश्वरी वनस्पति सर, मैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में हमारा मेन पर्पस होता है अपने एरिया की प्रत्येक जगहों में जिनको ज़रूरत है वहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूट करें, पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करें। तो पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं तो उससे पहले कंज्यूमर हमारे पास एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। तो एप्लीकेशन जैसे ही लाते हैं तो हम लीगल डॉक्यूमेंट उनका चेक करते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह है कि नहीं, NOC वगैरह है कि नहीं, ये हम सब चीज़ चेक करते हैं। उसके बाद हमारा मेन वर्क होता है सर्वे करना कि उनका जो घर है वहाँ प्रपोज्ड LT लाइन है वहाँ से कितना डिस्टेंस है, ये हम पहले चेक करते हैं, या कि 30 मीटर का डिस्टेंस है या उससे ज़्यादा है, ये हम सर्वे करके चेक करते हैं। और वहाँ पर जो प्रपोज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसमें लोड कितना है ये हम दे सकते हैं। और वोल्टेज रेगुलेशन भी फाइन करते हैं कि हम लोड देंगे तो वोल्टेज ज़्यादा है किस टाइप से है, ये हम परमिसिबल वोल्टेज रेगुलेशन है कि नहीं ये हम चेक करें। हमारा जैसे सर्वे करते हैं तो पहले एक्सटेंशन वर्क किस तरह आता है, जैसे 30 मीटर से डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम उसे एक्सटेंशन वर्क में लेते हैं, और अगर 30 मीटर से कम है तो हम नॉन एक्सटेंशन वर्क में लेते हैं और उनको हम डायरेक्ट जैसे ऑनलाइन कनेक्शन हम उनको दे सकते हैं। तो उसके लिए हम SAP में वर्क करते हैं। हमारा जो CACB का वर्क जितना भी होता है वो SAP एक एप्लीकेशन है, इसी में होता है। तो SAP में वर्क करने के लिए सबसे पहले हम जैसे नॉन एक्सटेंशन वर्क है तो उनको हम पहले सप्लाई देते हैं क्योंकि उनके में वर्क ज़्यादा नहीं है। तो SAP में वर्क करने के लिए हम इसमें
सेफ में जाके अपना डोमेन आईडी, जैसे मतलब पहले डोमेन आईडी अपना खोलते हैं, इंजीनियर्स का डोमेन आईडी रहता है उसमें खोलते हैं, तो फिर सेफ में जाके CIC 0 में जाके हम न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फिर रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंज्यूमर का। तो अप्रूवल अथॉरिटी, जैसे कितना किलोवाट का कनेक्शन है तो अप्रूवल अथॉरिटी रहता है DOP के अकॉर्डिंग, तो वो अपना अप्रूव करते हैं। उसके बाद हम प्रोसेसिंग फीस कटाने के लिए डिमांड और प्रिंट करके कंज्यूमर को दे देते हैं। कंज्यूमर को प्रिंट करके दे देते हैं तो जितना भी प्रोसेसिंग चार्जेस रहता है उसको कंज्यूमर RO के अकाउंट में, रीजनल अकाउंट ऑफिसर के अकाउंट में पे करते हैं। उसके बाद हम सेफ में आगे नेक्स्ट प्रोसेस रहता है मीटर इंस्टॉल का प्रोसेस। मीटर इंस्टॉल का प्रोसेस हम सेफ में कर देते हैं, उसके बाद हम स्पॉट में भी मीटर इंस्टॉल का प्रोसेस कर देते हैं। ये तो हो गया नॉन एक्सटेंशन वर्क। फिर हो गया एक्सटेंशन वर्क। तो एक्सटेंशन वर्क है तो अपना उसमें सर्वे मेन है, सर्वे मेन है तो उसमें देखना है कि कितना LT पोल लगना है, स्टे वायर लगना है, क्या लगना है, ये सर्वे में पता चलता है। तो उसके लिए हम एस्टीमेट तैयार करते हैं। एस्टीमेट तैयार करने के लिए हम सेफ में जाके ZMM में जाके वर्क सेक्शन में जाने के बाद अपन न्यू क्रिएट एस्टीमेट करते हैं। तो एस्टीमेट तैयार करते हैं, उसमें वेरियस स्कीम होती है। जैसे हमारी कंपनी की कुछ भी हम एस्टीमेट बनाते हैं तो वेरियस स्कीम पर वर्क करते हैं। जैसे 032 है तो NSC वर्क है, इसलिए 032 स्कीम में करना है। 036 है वो एग्रीकल्चर पंप के लिए, और 061 है वो भी NSC वर्क के लिए है, और 062 है वो HT कनेक्शन के लिए है, जैसे रेलवे लोगों को देना है उसके लिए। फिर 032 है वो डैमेज पोल के लिए, 032T है वो ट्रांसफार्मर के लिए, मतलब डैमेज ट्रांसफार्मर। इस प्रकार स्कीम के तहत हम एस्टीमेट तैयार करते हैं। तो एक एस्टीमेट ऑर्डर नंबर जनरेट होती है, इसमें सबसे पहले ये रहता है रीजन कोड। तो एस्टीमेट नंबर जैसे ऑर्डर नंबर जनरेट होती है तो ये सबसे J, रीजन कोड जैसे जगदलपुर का है तो ये J, डिवीजन कोड ये 56, स्कीम कोड ये 032, फिर ईयर 25, फिर ऑर्डर नंबर ये। इस प्रकार एस्टीमेट ऑर्डर नंबर जनरेट होती है। तो एस्टीमेट जो भी बनता है वो उसमें बहुत सारे चार्जेस इंक्लूडेड रहते हैं, जैसे मटेरियल कॉस्ट, लेबर चार्ज, इंसिडेंशियल चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस। ये सब चार्जेस जो होती है वो सेंसन अथॉरिटी के पास टोटल जो एस्टीमेट कॉस्ट निकलता है, सेंसन अथॉरिटी के पास DOP के अकॉर्डिंग हम उनको सेंसन किया। ये हो गया अपना एस्टीमेट से रिलेटेड। और हमारा एक मेन पर्पस हो जाता है, जैसे हम कंज्यूमर को अल्टीमेट पावर सप्लाई तो हम देते हैं लेकिन हमें रिवेन्यू अल्टीमेट नहीं मिलता। तो वही हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का मेन टास्क हो जाता है, अपनी कंपनी को प्रॉफिट में करने के लिए हमें ना अपना रिवेन्यू कलेक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, एरियर्स को कम से कम करने के लिए। तो उसके लिए डिसकनेक्शन वर्क लाना पड़ता है। जैसे डेली अपने ग्रुप में मैसेज भी आता रहता है, डिसकनेक्शन प्रोग्रेस में लाओ, डिसकनेक्शन प्रोग्रेस में लाओ। आज भी वैसे ही मैसेज आ रहा है। वही है अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में मेन सबसे बड़ा टास्क हो जाती है रिवेन्यू कलेक्शन करना। किसी से पैसा निकालना बहुत बड़ी मुश्किल काम हो जाती है, और उसी के लिए अपन जेईस लोग का जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में हर मंथ एरिया से रिलेटेड ही मीटिंग किया जाता है, और हमको सुनाया जाता है कि आपके पास 2 करोड़ एरिया है, 3 लाख एरिया है, 4 लाख एरिया तो जाते हैं। फील्ड एक्सपीरियंस तो हमारे सब जेईस लोग कर चुके हैं अपने ऑन जॉब ट्रेनिंग में, तो सबको है। सबके पास अलग अलग तरह के कंज्यूमर मिलते हैं। कोई बोलते हैं हम फांसी पे लटक जाएंगे, आपका बिजली बिल ज़्यादा है, आपका मीटर खराब है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम को बहुत सारी चीज़ों को हमको फेस करना पड़ता है। ऐसे मेरे साथ भी हुआ था, मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जैसे एक रेस्टोरेंट था हमारे भानुप्रतापपुर डिवीजन में, मैं हूँ तो वहाँ एक रेस्टोरेंट है, वहाँ का 3 महीने से बिजली बिल नहीं पटाए थे, 80,000 समथिंग बिजली बिल था। मैं गई, फिर बोलते हैं कि इतना सारा बिजली बिल दिए, वो इसी पोल में LT पोल में मेरा बेटा जाके फांसी लटक के मर जाएगा, नाम आप लोग का होगा। मैं चुपचाप ही नया मैं कुछ नहीं की। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद हम लोग खड़े ही थे, थोड़ी देर बाद किसी को फ़ोन किए, थोड़ा सा अपना बिजनेस पावर दिखा रहे थे, किसी को फ़ोन किए, बोलते हैं कि मैं पटा दूंगा, पार्ट पेमेंट कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। फिर बोलते हैं मैं तुम्हारे ई सर से बात कर रही हूँ, तुम लोग चले जाओ, ऐसे बोले। फिर मैं आ गई, मैं गई डी सर के पास, बोली सर ऐसा ऐसा है, उनका इतना बिजली बिल है, आप नहीं पटाए हैं। तो ये सर बोलते हैं आपसे बात हुआ? सर नहीं हुआ है, आपको घुमा दिए मैडम, आप फोन क्या बोलते हैं मेरे को? मैं बोली नहीं सर वो ऐसा बोले। फिर मैं आ गई, मैं कुछ नहीं बोल पाई ऐसे करके। फिर मैं 3 बजे गई सर नीचे, फिर उसमें मैं बाकायदा एप्लीकेशन लिख दी थी
डिसकनेक्शन का कि आपका अमुक अमुक बीपी नंबर है, आपका नाम किशन लाल आहूजा है, आप नहीं पटाए हो तो फिर आपका 80,000 बिजली बिल हम लाइन का एप्लीकेशन लेके गई मैं, लाइनमैन को बोली सीट का एप्लीकेशन दिए, बोले कि लाइन काटो, बोले अभी पेमेंट करोगे तो बताओ, नहीं तो हम लाइन काटते। एक बार लास्ट मौका और है, हम एप्लीकेशन भी लिख के लाए, आप हम लोग को घुमा रहे हैं, तो हम क्यों ये डील सर को ऐसे किए कि वो हो गया प्रोसेस कि लाइन भी हम लोग काट दिए आ गए। उसके बाद अब हाँ काट दिए हम लोग, उसके बाद हुआ टाइम साथ आ गए, उसके बाद अब इंटरप्शन हुआ, उनके रेस्टोरेंट है तो हो गए इंटरप्शन, तुरंत बिजली बिल कटाए, लाए रसीद दिखाते मैडम आप देखो बता दें। मैं बोली रिकनेक्शन के लिए एप्लीकेशन रिकनेक्शन के लिए पहले एप्लीकेशन लिखो कि मुझे रिकनेक्शन करवाना है और जाके कंट्रोल में दे दो। तो फिर सर बोलते हैं हाँ ठीक है, बोलते हैं मुझे मैडम मुझे मीटर टेस्ट करवाना है, मेरा मीटर खराब है, आप लोग ज़्यादा ज़्यादा बिजली बिल देते हो। मैं बोली ठीक है एप्लीकेशन लिख दो आहूजा जी, कोई दिक्कत नहीं, आप एप्लीकेशन लिख दो एक जूनियर इंजीनियर को और उसमें अपना मोबाइल नंबर भी लिख दो, क्योंकि मीटर को लेके आप ही को रायपुर जाना है, हमारे रायपुर लोग आप ही को जाना है, क्योंकि मीटर टेस्टिंग होगा, आप सामने में रहोगे, आपको तो पता चलना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम। हम चले जाएंगे करके आएंगे, ठीक है बोलेंगे आप लेके नहीं करोगे तो आप ही लेके जाओगे, तो फिर बोले मैं एप्लीकेशन नहीं लिखता हूँ मैडम, ठीक है। बहुत बढ़िया, सब लोग का अपना तो पीट के काम करना है, डिस्काउंट वालों पीट के काम करना है, वही इम्पोर्टेंट है। आप सबने ने देखा कि कैसे पावर जनरेशन में ट्रांसमिट हुई और फिर डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए आप सबके घर में पहुंची। इसके बिना मतलब कोई भी एक सेक्शन के बिना किसी एक घर में बिजली पहुंच नहीं सकती, सारे जरूरी है। तो अगर आप उनको कुछ समझ में नहीं आया हो तो किसी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये प्रोफेशनल सर ये बहुत अच्छा कुछ आपने बताया वैसे फ्रीक्वेंसी कहाँ ब्लॉक होती है। ईवीटी का एक क्वेश्चन था हाई फ्रीक्वेंसी कैसे पास आउट होगी, हाई फ्रीक्वेंसी लाइन से क्यों नहीं जाएगी, कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी हमारे जो इक्विपमेंट है वो 50 हर्ट्ज पे बनाया जाता है पावर, तो आप वहाँ से पूरा सिग्नल डालते हैं ईवीटी के पावर लाइन कम्युनिकेशन सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वो फ्रीक्वेंसी इधर पावर इक्विपमेंट से क्यों है? वो हाई पास की लो पास एक टाइप का लो पास फिल्टर की तरह काम करते हैं, वो सिटी वो हाई पास फिल्टर की तरह हाई पास को वो करते हैं, पावर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करते हैं, और वेव टाइप है तो पावर फ्रीक्वेंसी को जाने देते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करते हैं। वहाँ पे LOC